हेलो बच्चों, वेलकम टू सौम्या मैथ्स क्लासरूम। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो जैसा कि आप सब जानते हैं कि ये क्लासरूम यानी कि सौम्या मैथ्स क्लासरूम आपको फ्री में क्लास 11th और क्लास 12th की मैथ्स क्लासेस प्रोवाइड कर रहा है। और ये क्लासेस आपके यूपी बोर्ड के साथ साथ सीबीएसई बोर्ड वाले भाई बहनों के लिए भी इम्पॉर्टेंट हैं और यूज़फुल भी हैं। तो अगर आप चाहते हैं इन क्लासेस को ऐसे ही देखना और अपनी बोर्ड एग्ज़ाम की प्रिपरेशन को नेक्स्ट लेवल देना चाहते हैं और उसके साथ साथ बोर्ड एग्ज़ाम 2022 में आप अच्छा प्रदर्शन करना चाहते हैं, तो प्लीज़ जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियोस को लाइक कर दीजिए और वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। आप जानते हैं कि क्लास 11th की हमने फर्स्ट क्लास को यानी पहले चैप्टर को कंप्लीट कर लिया है और अब हमारा सेकेंड चैप्टर चल रहा है। इसमें भी हमने एक्सरसाइज 2.1 और 2.2 को कंप्लीट कर लिया था। अब हमें अपनी एक्सरसाइज 2.3 के लिए बेसिक्स को तैयार करना है। तो आइए समझते हैं कि 2.3 को अच्छे से समझने के लिए हमें किन किन चीज़ों को जानने की ज़रूरत है। तो चलिए अपनी क्लासेस को स्टार्ट करते हैं। उसके पहले मैं आपसे बता दूं कि क्लास 11th और क्लास 12th की जो भी क्लासेस आपसे मिस हुई हैं उनकी जो एक प्लेलिस्ट है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पड़ी हुई है, आप जा कर के चेक कर सकते हैं। और उसके साथ साथ टेलीग्राम से जुड़ना कंपलसरी है, क्योंकि अगर आप टेलीग्राम चैनल से जुड़े होंगे, टेलीग्राम ग्रुप से जुड़े होंगे, तो मुझे आप तक कोई भी बात पहुंचाने में आसानी होगी। तो वहां पर हमारा डिस्कशन ग्रुप भी है जिसमें बहुत जल्दी हम डिस्कशन चालू कर देंगे। आप जैसे ही उसमें जुड़ते हैं वैसे ही, अभी बहुत कम बच्चे जुड़े हुए हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में वहाँ पर जुड़िए और मैं कोशिश करूँगी लगातार आपको आपके क्वेश्चंस, आपकी क्वेरीज को लेने की और उसके साथ में आपको नोट्स भी प्रोवाइड करने की। तो जल्दी से, जैसा कि आप जानते हैं हमारा अगस्त आने वाला है, यानी जुलाई पूरी तरह बीत चुकी है, यानी आपका 1 महीना बीत चुका है। तो जल्दी से पढ़ाई में जुट जाइए। आपको अगर बोर्ड एग्जाम में आपको अच्छे नंबर गेन करने हैं तो उसके लिए आपको अभी से तैयारी करनी स्टार्ट कर देनी चाहिए। तो चलिए हम चलते हैं अपनी क्लास की तरफ और देखते हैं कि आज हमें क्या क्या सीखना और क्या क्या पढ़ना है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे चैप्टर का नाम ही रिलेशंस एंड फंक्शंस है, तो इसमें कहीं ना कहीं हमारी पूरी कहानी जो है वो संबंधों और फलनों के अगल बगल ही घूमती रहती है। अब हमें क्या करना है, फिर से एक बार जल्दी से फंक्शंस को समझना है और फंक्शंस के बाद में क्या चीज़ समझनी है कि हमारे फलन जो होते हैं यानी फंक्शन होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं। तो सबसे पहले हम क्या समझेंगे, सबसे पहले हम समझेंगे फंक्शंस। आप जानते हैं कि फंक्शन क्या होते हैं, किन्हीं दो सेट को जब हम मिलाते हैं और उन पर कोई रिलेशन अप्लाई करते हैं तो रिलेशन बनने के बाद में क्या होता है, आप जानते हैं कि रिलेशन हमें x, y के फॉर्म में मिलती है। अब इस x, y में ये जो होता है ये हमारा क्या होता है, प्रांत कहलाता है, और जबकि ये पीछे वाला जो होता है इसको हम प्रतिबिंब कहते हैं। ठीक है, आप जानते हैं कि ये हमारा प्रांत कहलाता है और पीछे वाले को हम प्रतिबिंब कहते हैं। तो अगर किसी एक प्रांत के लिए केवल और केवल एक ही प्रतिबिंब आपको प्राप्त होता है अपनी किसी भी रिलेशन में, तो क्या है, हमारा जो सिस्टम है हमारा, वो हमारा फंक्शन कहलाता है। यानी कि जैसे हमारे पास एक सेट A है और एक सेट B है और इन पर कोई रिलेशन हमने अप्लाई की कैपिटल R। अब इसके बाद में हमारे जो ये फंक्शंस थे, मतलब हमारे जो ये सेट थे, ये फंक्शन थे या नहीं थे, क्योंकि यहाँ पर सेट की जगह आपको फंक्शंस मिल रहे हैं। तो ये फंक्शन थे या नहीं थे ये कैसे पता चलेगा, अगर इस रिलेशन में जो आपको x, y टाइप की मिली है इसमें हर एक प्रांत के लिए कम से कम एक प्रतिबिंब हो और वो एक ही हो, यानी अद्वितीय हो। अद्वितीय का मतलब क्या है कि दूसरा ना हो, एक प्रांत के लिए केवल एक ही प्रतिबिंब हो, तो हम उसे क्या कह सकते हैं कि वो फलन है। ठीक है, ये फलन होने के लिए कंडीशन है, यानी फंक्शन कब होगा, जब एक x के मान के लिए y का मान एक ही हो, अधिक y के मान ना हो सकते हो, तभी हम क्या कह सकते हैं कि ये हमारा सिस्टम है वो हमारा फंक्शन है, यानी कि फलन है। ठीक है, अब कैसे ये हम समझते हैं। जैसे कि मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पर कुछ फंक्शन दे सकती हूँ यहाँ से और आपको बताना है कि ये फलन है या नहीं है। तो जैसे कि हमें एक रिलेशन फंक्शन दिया हुआ है, वास्तव में रिलेशन खुद भी एक फंक्शन
होती है। ठीक है, तो रिलेशन के साथ में, और रिलेशन क्या होती है, एक समुच्चय भी होती है। आप जानते हैं कि रिलेशन एक समुच्चय भी होती है, क्योंकि समुच्चयों से मिलकर के बनती है, तो रिलेशन खुद भी एक समुच्चय होती है। इसीलिए हम क्या करते हैं, इसे कर्ली ब्रैकेट्स में लिखते हैं। जैसे आपकी एक रिलेशन है 2,1, 3,1, 4,2। अब आपको ये बताना है कि ये रिलेशन जो है वो फंक्शन है या नहीं है। तो अब हम देखते हैं, यहां दिए हुए या दी हुई रिलेशन में या हिंदी में आप क्या लिख सकते हैं, यहां दिए हुए संबंध में प्रत्येक प्रांत के लिए एक और केवल एक प्रतिबिंब है। अब पहले देख लेते हैं, अभी तो हमने ये लिख डाला लेकिन अभी हमने देखा नहीं। देखिए आपका प्रांत क्या है, 2 है। आप देखते जाइए साथ में कि आपका प्रांत क्या है, 2 है, और 2 के लिए एक प्रतिबिंब दिया हुआ है 1। इसी तरह आपका अगला प्रांत क्या है, 3 है, और 3 के लिए एक प्रतिबिंब दिया हुआ है 1। फिर अगला प्रांत क्या है, 4, और 4 के लिए भी एक प्रतिबिंब दिया हुआ है 2। यानी हर प्रांत के लिए, प्रांत कितने हैं, 3 प्रांत हैं, 2, 3 और 4। इन हर प्रांतों के लिए आपको एक एक क्या है, इमेज दी हुई, यानी एक एक प्रतिबिंब दिया हुआ है। तो इसका मतलब क्या है कि हमारा जो रिलेशन है वो एक फंक्शन भी है। अब आप ये भी कह सकते हैं कि आपने कहा कि यहाँ हर प्रांत के लिए एक और केवल एक ही प्रतिबिंब है, तो आप देखते हैं कि 2 के लिए भी एक को प्रतिबिंब बनाया गया है और 3 के लिए भी एक को प्रतिबिंब बनाया गया है। यानी एक ही प्रतिबिंब कई प्रांतों के लिए हो सकता है, लेकिन एक प्रांत के कई प्रतिबिंब नहीं हो सकते हैं। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए कि y की जगह पर यहाँ 2 बार 1 आ गया, ऐसा हो सकता है, लेकिन क्या हो, एक ही मतलब एक प्रांत के लिए कई सारे प्रतिबिंब नहीं हो सकते। जैसे कि आपने देखा 2,1 है, यानी 2 के साथ भी 1 है, यानी 2 का प्रतिबिंब भी 1 है, और 3,1 है, यानी 3 के साथ भी 1 आ रहा है, 3 का प्रतिबिंब भी 1 है। ये पॉसिबल है, अगर ऐसा है तो फंक्शन हो सकता है। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि 2 के लिए ही 1 भी हो और 2 के लिए ही 2 भी हो, या यहाँ पर जैसे दिया है 3,1 भी हो और 3,4 भी हो। तो अब इसका मतलब क्या हो गया कि 2 के लिए एक भी प्रतिबिंब है और 2 के लिए 2 भी प्रतिबिंब है। और अगर ऐसा हो रहा है कि एक ही प्रांत के लिए 2 प्रतिबिंब आ रहे हैं, यानी 1 से अधिक आ रहे हैं, 2 ही जरूरी नहीं है, 2 से ज्यादा भी हो सकते हैं, तो ये हमारा जो रिलेशन है, यानी जो हमारा संबंध है, ये फलन नहीं होगा, यानी हमारी रिलेशन फंक्शन नहीं होगी, तब वो केवल रिलेशन होगी। यहाँ पर भी देखिए जैसे 3 के लिए 1 भी आ रहा है, 3 के लिए 4 भी आ रहा है, तो इसका मतलब भी क्या है कि अब ये हमारी जो रिलेशन है ये फंक्शन नहीं है, क्योंकि यहाँ पर एक प्रांत के लिए 1 से ज्यादा प्रतिबिंब आ गए, 1 और 4, यानी 2 प्रतिबिंब ऐसे आ गए जो एक ही प्रांत के लिए हैं। तो क्या हो सकता है, आप समझ लीजिए अच्छे से कि एक ही प्रांत के लिए एक प्रतिबिंब होना चाहिए, एक प्रांत के लिए एक प्रतिबिंब हो, 1 से ज्यादा ना हो, लेकिन एक ही प्रतिबिंब कई प्रांतों का प्रतिबिंब हो सकता है। जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं कि 1 जो है वो कई प्रांतों का, यानी 2 का और 3 का दोनों का प्रतिबिंब के रूप में काम कर रहा है, लेकिन इससे हमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। प्रतिबिंब कई भी हो सकते हैं, कई अलग अलग प्रांतों के लिए हो सकते हैं, लेकिन हमारा जो प्रांत होता है उसके लिए केवल और केवल एक ही प्रतिबिंब होना चाहिए। तो अगर ऐसा है तभी हमारा जो रिलेशन है या जो हमारा संबंध है ये क्या होगा, एक फंक्शन होगा। अब इसके बाद इसी तरह से हम एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, रिलेशन का ही एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं कि रिलेशन हमारी फंक्शन है या नहीं है। अगला एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन है आपका r इज इक्वल्स टू 1,2, 2,3, 3,4, 4,5, 5,6,
एंड 6,7। ठीक है, अब आपका अगला जो है क्वेश्चन वो ये वाली रिलेशन है। तो इसमें भी आप देख रहे हैं कि एक के लिए केवल एक प्रतिबिंब है 2, अब एक कहीं और नहीं आया है, तो यानी एक का एक ही प्रतिबिंब है 2, 2 का एक ही प्रतिबिंब है 3, 3 का एक ही प्रतिबिंब है 4, 4 का एक ही है 5, 5 का एक ही है 6 और 6 का एक ही है 7। तो इसका मतलब क्या है कि हमारे हर प्रांत के लिए एक अलग प्रतिबिंब है और उस प्रांत का एक और केवल एक ही प्रतिबिंब है। तो इसका अर्थ क्या है कि हमारा जो संबंध है वो फलन भी है, यानी रिलेशन क्या है, फंक्शन भी है, यानी फंक्शन अस्तित्व में है। आप इस तरह से इसे लिख सकते हैं। अब इसके अलावा हम एक और देखते हैं क्वेश्चन। एक अगली रिलेशन आपको दी हुई है 2,2, 2,4, 3,3, 4,4। अब इस रिलेशन में देखिए आप, हमारे पास एक फलन है 2 और उसकी 2 जगह पर अलग अलग प्रतिबिंब आ रहे हैं। आपने देखा कि पहली बार में इसी 2 वाले प्रांत का प्रतिबिंब क्या है, 2 है, और अगली बार इसी प्रांत का प्रतिबिंब 4 है। तो इसका अर्थ क्या है कि एक ही प्रांत के एक से अधिक प्रतिबिंब एग्जिस्ट करने के कारण, या एक प्रांत के एक से अधिक संभव प्रतिबिंब होने के कारण हमारा ये संबंध फलन नहीं कहलाता या फलन नहीं कहा जा सकता। अगर किसी भी क्वेश्चन में या किसी भी संबंध में एक ही प्रांत के कई प्रतिबिंब निकल आते हैं तो वो संबंध हमारा फंक्शन नहीं कहलाता है। तो उम्मीद है अब आपको समझ में आ गया होगा कि कौन सा संबंध फलन कहलाएगा या कौन सा संबंध फलन नहीं कहलाएगा। तो तब तक के लिए आप इसे नोट कर लीजिए, और जो लैंग्वेज हमने लिखी थी एक बार आप लैंग्वेज भी लिख लीजिए कि यदि किसी संबंध में किसी प्रांत के का केवल एक और एक ही प्रतिबिंब हो सकता है तभी वह हमारा संबंध फलन कहलाता है। यदि किसी प्रांत में यदि किसी संबंध में किसी प्रांत के एक से अधिक प्रतिबिंब हो सकते हैं तो वो संबंध फलन नहीं होता है। ठीक है, तो इतना आप अपने आप लिख सकते हैं, मैंने बोल दिया, आप पॉज करके वीडियो को नोट कर लीजिए। और इसके बाद में हमारा फंक्शन डिफाइन हो चुका है कि यानी रिलेशन, कौन सी रिलेशन ऐसी होगी जो फंक्शन भी होगी, ये हम समझ चुके हैं। तो आइए चलते हैं आगे की तरफ। तो चलिए बच्चों चलते हैं और समझते हैं कि फंक्शंस यानी फलन कितने प्रकार के हो सकते हैं। हमें यहाँ पर यानी इस क्लास में आज बहुत तरह के फंक्शन सीखने हैं। सबसे पहले प्रकार का फंक्शन होता है तत्समक फलन या आइडेंटिटी फंक्शन इसे कहते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया, शायद आपने नहीं पढ़ा, आपके बड़े भाई बहनों ने क्लास 12th में पढ़ा है, हमारा तत्समक एक आव्यूह भी होता है। आव्यूह नाम का एक चैप्टर आपको क्लास 12th में पढ़ना है। तो तत्समक आव्यूह होता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो उसी तरह ये हमारा तत्समक फलन है। मैं आपको बता दूं तत्समक का मतलब क्या होता है। हिंदी में तत् का मतलब होता है वही या उसी प्रकार का, और समक मतलब बराबर, यानी उसी के समान कोई चीज हमें दोबारा मिल जाए। कोई भी रिलेशन अप्लाई करने के बाद हमको वही फंक्शन क्या हो, अगर आंसर में फिर से मिल जाए तो हम उसी को क्या कहते हैं, तत्समक फलन कहते हैं, या इंग्लिश में क्या कहते हैं, आइडेंटिटी। ठीक है, आइडेंटिटी फंक्शन। अब ये कैसा होता है आप जानिए। जैसे कि हम सबसे पहले जो कंडीशंस होती हैं उन्हें समझ लेते हैं। हम जानते हैं कि जो y होती है, इमेज y, आप जानते हैं जब आपकी रिलेशन डिफाइन होती है हर चीज को कनेक्ट करते चलिएगा, क्योंकि मैथ्स में भी कनेक्शन बहुत जरूरी होता है। हर चीज को कनेक्ट कीजिए कि जब आप रिलेशन को अप्लाई करते हैं तो आपको छोटे ब्रैकेट में 2 चीजें मिलती हैं, x, y। अब y क्या होता है, y आपकी इमेज होती है जिसे आप प्रतिबिंब कहते हैं, और x क्या होता है, प्रांत होता है जिसे आप डोमेन कहते हैं। तो y की वैल्यू क्या होती है, fx के बराबर होती है। यानी कि रिलेशन अलग अलग दी हो सकती हैं लेकिन y हमेशा x का ही एक फंक्शन होता है। यानी आपने देखा कहीं पर लिखा था, जैसे हमारे पिछले क्वेश्चन में y इज इक्वल्स टू एक जगह पर x+5 था, कहीं पर y इज इक्वल्स टू 3x था, यानी कहीं पे y में x में 3 से गुणा करने के बाद y आया, कहीं x में 5 जोड़ने के बाद y आया। यानी हमने क्या किया इनमें, यानी x के साथ कोई फंक्शन अप्लाई किया, x के साथ कोई अलग फंक्शन अप्लाई किया, तब हमें y की वैल्यू मिली। यानी हम क्या कह सकते हैं कि y क्या होता है, x का एक
फंक्शन होता है। एक्स पर कोई ना कोई फंक्शन अप्लाई किया जाता है, कोई ना कोई कार्य किया जाता है, उसके साथ कुछ जोड़ घटा गुणा भाग किया जाता है, तब हमें y का मान प्राप्त होता है। तो इसीलिए हम क्या कह सकते हैं कि y क्या होता है, x का एक फंक्शन होता है। अब इसी फंक्शन को केवल डिनोट करने के लिए हम ये स्मॉल f या कैपिटल F का यूज करते हैं, और ब्रैकेट में x लिखा होने का मतलब क्या है कि ये फंक्शन ऑफ x है, यानी x का एक फंक्शन है। हम जानते हैं कि y x का एक फंक्शन होता है, यानी y इज इक्वल्स टू fx होता है। अब यदि रिलेशन, जो हमारी रिलेशन है यानी कैपिटल R, ये वास्तविक संख्याओं का समुच्चय हो। अब आप जानते हैं कि वास्तविक संख्या क्या होती है, रियल नंबर, और रियल नंबर को भी हम कैपिटल R से ही डिनोट करते हैं, ठीक है। लेकिन आपको कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, यहाँ पर हमने जो कैपिटल R का यूज किया है ये रिलेशन के लिए किया है, ठीक है। अगर क्या हो कि y fx हो, यानी y बराबर fx, यानी x का एक फंक्शन हो y, और जो हम इसके ऊपर रिलेशन अप्लाई करने वाले हैं यानी कैपिटल R, वो वास्तविक संख्याओं का समुच्चय हो। आप जानते हैं कि जो रिलेशन होती है वो भी आपको समुच्चय के ही फॉर्म में मिलती है, उसे भी आप करली ब्रैकेट्स में लिखते हैं। तो करली ब्रैकेट्स में लिखने का मतलब क्या है कि वो भी एक समुच्चय है, और वो समुच्चय अगर किस प्रकार का हो, वास्तविक संख्याओं का समुच्चय। अब आप वास्तविक संख्याएं जानते ही हैं कि क्या होता है, यानी क्या होगा, इन्फिनिटी, माइनस इन्फिनिटी से लेके प्लस इन्फिनिटी तक कोई भी नंबर आए वो हमारा वास्तविक संख्या कहलाता है। तो अगर वास्तविक संख्याओं का ये समुच्चय है और हम इस पर फंक्शन को अप्लाई करें अपने, ठीक है, तो किस प्रकार से अप्लाई हो, f सच दैट r मैप्स टू r। अब आपको ये चीज समझने में थोड़ी सी अभी दिक्कत हो रही होगी कि ये f सच दैट r मैप्स टू r ये क्या आ गया। ये एक लिखने का केवल तरीका है, यानी ये हमारे डिनोटेशन का तरीका है। आप जानते हैं कि y x का फंक्शन है, तो इसी फंक्शन को हमने f से दिखा दिया, ठीक है। सच दैट लगाया जाता है, यानी फंक्शन इस प्रकार है। ये सच दैट का मतलब क्या होता है, इस प्रकार है कि r को मैप करने पर r ही मिलेगा, यानी रिलेशन को मैप करेंगे। असल में जो ये हमारा प्रतिबिंब को प्राप्त करना जो होता है, यानी x पर रिलेशन को लगा करके y को प्राप्त करने की जो क्रिया होती है, इसे हम प्रतिचित्रण कहते हैं। प्रतिचित्रण मतलब मैपिंग। मैपिंग का मतलब क्या होता है, आप जानते हैं, जैसे कि हमारा मानचित्र होता है यानी मैप होता है, उसमें हम क्या करते हैं, मैपिंग करते हैं। और मैपिंग करने से क्या होता है, हमें किसी भी स्थान की इमेज प्राप्त हो जाती है। जैसे कि आप इंडिया की मैपिंग करते हैं तो वास्तव में आपको भारत नहीं प्राप्त होता, भारत का एक नक्शा मिल जाता है। नक्शा मतलब क्या, एक मैप मिल जाता है, मैपिंग मिल जाती है, या उसे हम इमेज भी कह सकते हैं। वास्तव में क्या आप कागज के ऊपर भारत को नहीं बना सकते, लेकिन क्या कर सकते हैं, उसकी एक इमेज को उसके ऊपर छाप सकते हैं, तो उसी को हम क्या कहते हैं, मैपिंग कहते हैं। तो इसी तरह से जब हम x पर कोई फंक्शन या रिलेशन अप्लाई करके जब हम अपने y को फाइंड करते हैं, और हम जानते हैं कि y को क्या कहा जाता है, इमेज कहा जाता है, तो जब हम x पर कोई फंक्शन अप्लाई करके इमेज को निकालते हैं तो उसको भी हम मैपिंग कहते हैं, ठीक है। तो f सच दैट r मैप्स टू r, यानी r को मैप करने पर r ही हमको मिल जाए, उत्तर में भी हमें वही चीज मिल जाए, तो हम क्या कहते हैं कि हमारा जो फंक्शन है वो किस प्रकार का है, तत्समक फलन है या आइडेंटिटी फंक्शन है। अब इसका मतलब मैं आपको समझाती हूँ। जैसे y इज इक्वल्स टू fx होता है, अब ये मान कुछ इस तरह से सेट हो, जैसे कि मान लीजिए हमने यहाँ लिख दिया y इज इक्वल्स टू x हो, ठीक। ये तो फंक्शन है, ये तो आपको फंक्शन दिया है कि x की जगह fx की जगह x स्क्वायर भी हो सकता है, 3 इंटू एक्स भी हो सकता है, x प्लस 5 भी हो सकता है, x प्लस 8 भी हो सकता है, यानी x में 8 जोड़ने पर y मिलेगा, x का स्क्वायर करने पर y मिलेगा, x में 5 से गुणा करने पर y मिलेगा। फंक्शन कुछ भी हो सकता है, लेकिन अगर मान लीजिए फंक्शन कुछ इस तरह से सेट हो जाए कि y का मान और x का मान बराबर हो जाए। अब यही चीज है, यही क्या है, r मैप्स टू r का मतलब क्या है कि x का वही मान रखने पर y का भी वही मान मिल जाए, तो हम क्या कहते हैं कि हमारा फलन क्या है, तत्समक। अब जैसा मैंने आपको मतलब बताया था कि तत्समक का मतलब क्या होता है, उसी के समान, यानी x का हम जो मान रख रहे हैं y का हमें वही मान प्राप्त होता जा रहा है, तो यही कंडीशन क्या होती है, हमारा फलन तत्समक फलन कहलाता है। यानी y इज इक्वल्स टू x होगा, अगर आप x का मान 2 रखेंगे तो y का मान भी 2 मिलेगा। अब अगर इस फंक्शन की हम मैपिंग करें, ठीक है, अगर इस फंक्शन की हम मैपिंग करें, क्योंकि मैपिंग भी इंपॉर्टेंट होती है,
तो अगर हम इसकी मैपिंग करें तो ये किस तरह बनता है, आपने क्लास 9th में पढ़ा होगा इसे। इस तरह से दो रेखाओं को काटा जाता है, ये हमारा y अक्ष या y एक्सिस कहलाता है, ये x अक्ष या x एक्सिस कहलाता है। अब इसमें आपने क्या किया, 1 2 3 4 5 इस तरह लिख लिया। ये -1 -2 -3 -4 -5 हो गया। ठीक है, इधर 1 2 3 4 5 होगा प्लस में, तो यही चीज यहाँ माइनस में होगी। आपने ये 10th क्लास में भी पढ़ा है। इधर भी प्लस में होगा 1 2 3 4 5 और इधर माइनस में होगा -1 -2 -3। आगे नहीं आएगा तो हम यहीं तक लिख लेते हैं। अब क्या होगा, इसकी जो ये फलन, अब ये तो हमारी केवल अभी कोऑर्डिनेट्स बनी है, यानी ये हमारा क्या है, एक्स और वाई एक्सिस बनी है। अब इसमें अगर हम अपने इस फंक्शन की मैपिंग करें तो क्या होगा, आप जानते हैं कि जब हम x का मान 1 रखेंगे, ठीक है, अब आप जानते हैं ये x एक्सिस है, यहीं पर x का मान आएगा। अगर ये x का मान 1 है तो y का मान भी 1 आएगा, यानी इधर भी 1 के सामने और इधर भी 1 के सामने एक पॉइंट रखिए। फिर अगर हम x की वैल्यू 2 रखें तो y की वैल्यू भी 2 आएगी, तो इधर से भी 2 हो और इधर से भी 2 हो, यहाँ पर रखिए। फिर x की वैल्यू 3 होगी तो y की भी 3 ही आएगी, यानी यहाँ पर रखिए एक पॉइंट। फिर x की वैल्यू 4 हो और y की वैल्यू भी 4 हो, दोनों के सामने का पॉइंट रखिए। और फिर 5 पर इसी तरह से पॉइंट रखिए। तो अब आप देखेंगे कि जब आप इसे मिलाते हैं तो क्या होगा, क्योंकि मैं बोर्ड पर बना रही हूँ इसलिए हो सकता है थोड़ी सी तिरछी लाइन बन जाए, लेकिन आपको एक सीधी रेखा प्राप्त होगी। क्या होगा, इधर x का मान जितना हो उधर उतना ही y का मान हो, दोनों के सामने रखिए बिंदु। इसी तरह इधर 2 के बराबर रखिए, इधर 3 के बराबर रखिए, इधर -1 -2 पर रखिए। तो आप देखेंगे जब आप सारे पॉइंट्स को आपस में मिलाएंगे, अगर आपने सही बनाया है तो, अगर आपने क्या किया है, यानी ऐसे मैंने क्या किया, ऐसे मतलब कहीं पर भी पॉइंट रख लिए, लेकिन आप क्या कर सकते हैं, जैसे कि आपका ग्राफ होता है उसमें जब आप बनाएंगे तो आप देखेंगे कि एकदम सीधी रेखा प्राप्त होती है, यानी एकदम स्ट्रेट लाइन मिलती है। तो यही स्ट्रेट लाइन क्या दिखाती है कि हमारा जो फंक्शन है वो आइडेंटिटी फंक्शन है, यानी कि तत्समक फलन है। तो आई होप आपको ये फलन अच्छे से समझ में आ गया होगा और इसे पूरा अच्छे से लिख लीजिए। बच्चों, हमारे नेक्स्ट प्रकार का फलन यानी नेक्स्ट टाइप का फंक्शन क्या है, अचर फलन। अचर फलन या हम उसे कांस्टेंट फंक्शन भी कह सकते हैं। आप जानते हैं कि कांस्टेंट का मतलब होता है जिस चीज का मान कभी भी बदलता नहीं, यानी वैल्यू कभी भी बदलती नहीं है। और अचर का भी यही मतलब होता है जिसका मान कभी चलता नहीं, यानी हिलता डुलता नहीं है, एक ही जगह पर स्थिर रहता है। तो ये क्या होता है जल्दी से समझते हैं। आप जानते हैं कि f(x) y के बराबर होता है, यानी y क्या होता है, x का फंक्शन होता है। मान लीजिए कोई स्थिति ऐसी आए कि y बराबर जब हम f(x) को हल करें तो हर बार एक ही मान प्राप्त हो, यानी x का हम कुछ भी मान रख दें, 1 2 3 4, y का मान हमें हर बार बराबर ही मिले। आप कैसे, अब मतलब आपको कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। आप सोचेंगे पिछली बार में भी तो ऐसा हो रहा था कि x का जो भी मान रख रहे थे y का वही मान मिल रहा था, लेकिन उसमें और इसमें डिफरेंस है। उसमें क्या था, आप x का मान 1 रखते थे तो y का मान भी 1 मिलता था, x का मान 2 रखते थे तो y का मान भी 2 मिलता था। लेकिन यहाँ क्या हो रहा है, आप x का मान 1 रख रहे हैं f(x) में, तब भी y का मान 1 मिल रहा है। x का मान 2 रख रहे हैं तब भी y का मान 1 मिल रहा है। x का मान 3 रख रहे हैं तब भी y का मान 1 मिल रहा है। यानी हर स्थिति में क्या हो रहा है, मान वही मिलता जा रहा है। तो इसी को हम क्या कहते हैं, अचर फलन कहते हैं। यानी इस बार क्या होगा, f सच दैट एज r मैप्स टू r होगा, और जो ये फलन होगा यानी f होगा, f का प्रांत क्या होगा, f का प्रांत होगा कैपिटल R, और f का परिसर क्या होगा, क्योंकि आप जानते हैं परिसर की जगह इमेज आता है, इमेज मतलब y, और y की जगह हमको हर जगह क्या प्राप्त हो रहा है, c। यानी हमने देखा कि y हम कब प्राप्त करते हैं, जब फंक्शन में x का मान रखते हैं, और फंक्शन में x का कोई भी मान रखने पर हमें c प्राप्त हो रहा है। तो इसका मतलब c ही क्या है, इमेज है, और इमेज का ही जो समुच्चय होता है, यानी इमेज को कर्ली ब्रैकेट में बंद करने के बाद में जो हमें समुच्चय मिलता है वही क्या होता है, परिसर। तो प्रांत हो जाएगा कैपिटल R और परिसर हो जाएगा स्मॉल c। अब इस तरह के फलन की जब हम मैपिंग करते हैं तो क्या होता है, हमें एक सीधी रेखा मिलती है
लेकिन क्या वो या तो एक्स अक्ष के समांतर होती है। यानी जैसे आप देखेंगे यहाँ 1 2 3, यहाँ पर -1 -2 -3, यहाँ पर 1 2 3, यहाँ पर -1 -2 -3। अब हम क्या करें, जैसे मान लीजिए हमने x का मान 1 लिया, मान लीजिए एक फलन है f(x) बराबर 3, ठीक है, f(x) बराबर 2 हमने ले लिया, एक फंक्शन दे दिया f(x) बराबर 2। अब आप x का यहाँ चाहे जो मान रखें, क्योंकि यहाँ पर कुछ आ ही नहीं रहा है। फंक्शन का मान क्या होगा, हर स्थिति में 2 के बराबर होगा। x बराबर 1 रखेंगे तब भी y बराबर 2, x बराबर 2 रखेंगे तब भी y बराबर 2, x बराबर 3 रखेंगे तब भी y बराबर 2। तो हर जगह पर 2 होने की वजह से क्या होगा, 1 रखने पर भी 2 आ रहा है, 2 रखने पर भी 2 आ रहा है, 3 रखने पर भी 2 आ रहा है, इधर -1 रखने पे भी 2 आएगा, -2 रखने पे भी 2 आएगा। तो जब हम सबको मिलाएंगे तो अब एक सीधी रेखा में फिर मिलेगी, लेकिन वो रेखा क्या है, एक्स अक्ष के समांतर है। आप देख रहे हैं एक्स एक्सिस के पैरेलली होकर जा रही है, यानी एक्स एक्सिस को कहीं भी कट नहीं कर रही है। तो इस स्थिति में क्या होता है, f(x) की वैल्यू एक फिक्स वैल्यू हो जाती है और उसमें हम x का चाहे जो भी मान रखें, हर स्थिति में मान क्या आता है, बराबर ही आता है, यानी हर स्थिति में मान एक ही आता जाता है, कांस्टेंट मान आता है। तो उसी को हम क्या कहते हैं, कांस्टेंट फंक्शन या फिर अचर फलन कहते हैं। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा और आप इसे भी जल्दी से नोट कर लीजिए। हाँ तो बच्चों, हमारे अगले 2 टाइप के फंक्शंस को हम जल्दी से समझ लेते हैं और इसके बाद 2 और बचे हैं। इस क्लास में हम सभी प्रकार के फंक्शंस को समझने के बाद में अपनी अगली क्लास में एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। अब आपकी एक छोटी सी एक्सरसाइज रह गई है, उम्मीद है कि अगले ही क्लास के बाद में आपका ये चैप्टर खत्म हो जाएगा और हम 3rd चैप्टर पर मूव कर जाएंगे। तो अगला हमारा फंक्शन है परिमेय फलन, रेशनल फंक्शन। रेशनल फंक्शन क्या होता है, अगर 2 फंक्शन को इस फॉर्म में लिख दिया जाए, यानी एक फंक्शन है आपका f(x) और दूसरा फंक्शन है आपका g(x), और इन दोनों को क्या किया जाए, एक को ऊपर और दूसरे को नीचे, यानी y = f(x)/gx के फॉर्म में लिख दिया जाए, तो यही हमारा रेशनल फंक्शन होता है। रेशनल का मतलब क्या होता है, परिमेय का मतलब क्या होता है, x/y के फॉर्म में होता है। तो ये भी क्या है, x/y का मतलब x y, आप ये वाले मत लीजिए, a/b, 1/2, 3/4, इस तरह की जितनी भी चीजें होती हैं उन्हीं को हम क्या कहते हैं, रेशनल कहते हैं। लेकिन इसमें एक कंडीशन होती है कि gx की वैल्यू 0 के बराबर नहीं हो सकती, क्योंकि अगर gx की वैल्यू 0 के बराबर होगी तो ये बटे में 0 हो जाएगा, और अपॉन में 0 होने का मतलब होता है कोई भी चीज इनफाइनाइट हो जाती है। तो जब भी इनफाइनाइट आ जाता है तो हमारा जो परिमेय फलन है ये गड़बड़ हो जाता है। तो इसलिए हम क्या करते हैं, परिमेय फलन जो है रेशनल फंक्शन, उसमें gx के मान को कभी भी 0 नहीं करेंगे। और जब हम इसकी मैपिंग करते हैं तो हम देखते हैं कि ये कुछ इस तरह से मिलता है। अब ऐसा क्यों होता है, जैसे f(x) बराबर 1/x हो, तो आप जानते हैं कि यहाँ पर तो 0 है, 0 पर ये 0 में ही रहेगा, यहाँ पर 1 होगा, यहाँ पर 2 होगा, यहाँ पर 3 होगा। अब आप जानते हैं कि जब आप 1/1 रखेंगे, यानी जब x की वैल्यू 1 होगी तब तो इसका मान ज़्यादा आएगा, लेकिन जब हम 1/2 रखेंगे तो अब क्या हो जाएगा, 0.5, यानी कि 1 से कम हो जाएगा। तो आप देखिए, आप पहले तो यहाँ पर गैप ज़्यादा है, फिर धीरे धीरे गैप कम होता जा रहा है, तो इसी को क्या कहते हैं, हम परिमेय फलन कहते हैं। अब इसके बाद में अगला आपका फंक्शन क्या है, मापांक फलन। मापांक फलन या फिर मॉड्यूलस फंक्शन। ये क्या होता है, अगर आपका फंक्शन मॉड में दिया हुआ हो, अब ये मॉड क्या होता है, इसी इन 2 चिन्हों को मॉड्यूलस का चिन्ह कहते हैं, यानी कि सीधी रेखाओं के बीच में किसी फंक्शन को लिख देना मॉड्यूलस फंक्शन कहलाता है। अब इसमें क्या होता है, मॉड्यूलस की एक खासियत होती है कि इसमें कोई भी चीज़ चाहे प्लस में हो या माइनस में, जब मॉड्यूलस के बाहर निकाली जाती है तो वो प्लस में ही ली जाती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि किसी भी क्वांटिटी के 2 पार्ट होते हैं। जैसे कि आपने यहाँ लिखा -10, तो 10 क्या होता है, इसका परिमाण होता है, यानी इसका जो इसकी जैसे आप कह सकते हैं कि जो इसकी सीमा है, या जो जैसे 10 रुपए देकर आप कोई चीज़ खरीदेंगे तो इसका मतलब क्या है, 10 रुपए की क्षमता क्या है, 10 रुपए की चीज़ों को खरीदने की क्षमता है इसके अंदर, तो इसका मतलब 10 तो इसका परिमाण हो गया, ठीक है। और जो ये माइनस लगा हुआ है ये क्या हो गया, इसका चिन्ह हो गया, यानी इसकी प्रकृति क्या है, नेगेटिव है।
इसका नेचर क्या है, नेगेटिव है। तो जब हम मॉड्यूलस के अंदर किसी भी चीज को बंद करते हैं तो उसका नेचर हम छोड़ देते हैं, या उसकी जो दिशा होती है, जैसे -10 का मतलब ये भी हो सकता है, जैसे हम देखते हैं कि हमारी जो ये कोऑर्डिनेट्स होते हैं, इनमें क्या होता है, माइनस को हम नीचे की तरफ दिखाते हैं या फिर इस तरफ को दिखाते हैं, और प्लस को ऊपर या फिर राइट हैंड साइड में दिखाते हैं। तो अब हम ये छोड़ देते हैं कि इसमें प्लस लगा है या माइनस लगा है। मॉड्यूलस के बाहर निकालते टाइम हम क्या करते हैं, केवल 10 को 10 के फॉर्म में ही लेंगे। +10 होगा तब भी वो +10 ही रहेगा, -10 होगा तब भी वो +10 बन जाएगा। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, केवल परिमाण को लेते हैं। तो उसी को हम क्या कहते हैं, अगर भी कोई भी फंक्शन हमारा क्या हो, मॉड्यूलस के अंदर बंद हो, तो उसी को हम मापांक फलन कहते हैं। इनका मान बहुत तेजी से बढ़ता है। आप देख रहे हैं यहाँ पर क्या है, तेजी से बढ़ता हुआ जा रहा है। यानी यहाँ पर जैसे 1 है, 1 पर 1 आया, 2 पर 2 आया, 3 पर 3 आया, और इसी तरह। लेकिन नेगेटिव में भी इनका मान बढ़ता है। आप देख रहे हैं इधर तो x के मान पॉजिटिव है, 1 2 3 4 5 इधर पॉजिटिव है, तब भी इसका मान बढ़ रहा है, यानी y में पॉजिटिव में ही आ रहा है। लेकिन इधर आप जानते हैं कि यहाँ पर -1 होगा, -2 होगा, -3 होगा। अब x का मान आप माइनस में रख रहे हैं, तब भी ये y में पॉजिटिव ही जा रहा है। तो पॉजिटिव जाने का मतलब क्या है, मैंने आपको बताया कि मॉड्यूलस क्या होता है, मॉड्यूलस के बाहर कोई भी चीज निकालने पर वो पॉजिटिव ही रहती है। तो x की वैल्यू आप माइनस में रखें या फिर प्लस में रखें, अगर दोनों में आपको मान y का जो है या जो उसकी इमेज है वो पॉजिटिव ही मिले, तो आप पहचान लीजिएगा कि वो आपका फलन क्या है, मापांक फलन या फिर मॉड्यूलस फंक्शन है। तो आप जल्दी से इन दोनों को भी नोट कर लीजिए। अब हमने लास्ट वाले दोनों समझ लेते हैं। अगले टाइप का आपका फंक्शन होता है साइनम फंक्शन या चिन्ह फलन। ये ऐसा फलन होता है जिसमें चिन्हों का प्रभाव पड़ता है। यानी जैसे कि आपने देखा कि मॉड्यूलस में क्या होता है, x चाहे पॉजिटिव हो या नेगेटिव, y की वैल्यू आपको पॉजिटिव ही मिलती है। लेकिन साइनम फंक्शन में क्या होता है, x के पॉजिटिव, नेगेटिव या 0 होने का इफेक्ट होता है। आइए देखते हैं कैसे। जैसे f(x) बराबर आपके पास 3 मान यहाँ दिए हुए हैं। इसका मतलब क्या है, f(x) में अगर आप, यानी f(x) एक ऐसा फंक्शन होगा अगर आप उसमें 0 से बड़ा x का मान रखेंगे, यानी x का मान क्या रखेंगे, 0 से ज्यादा, तो मान 1 आएगा। अगर आप 0 के बराबर रखेंगे तो मान 0 आएगा, और यदि आप x का मान 0 से कम रखेंगे तो -1 आएगा। यानी क्या होगा, आप देख रहे हैं कि x का कहीं पर मान माइनस में रखने पर y का मान -1 आ रहा है। x का मान 0 से बड़ा होने का मतलब क्या हुआ, 0 से बड़ा आप जानते हैं कि पॉजिटिव नंबर जो होते हैं वो 0 से बड़े होते हैं। तो पॉजिटिव रखने पर पॉजिटिव आ रहा है, नेगेटिव रखने पर नेगेटिव आ रहा है। x इज लेस देन 0 का मतलब क्या हुआ, नेगेटिव नंबर्स क्या होते हैं, 0 से कम होते हैं, और 0 रखने पर 0 आ रहा है। इससे उल्टा भी हो सकता है कि x का मान प्लस में रखने पर हमें y नेगेटिव मिले, ये भी हो सकता है। लेकिन ये आपको केवल दिखाने के लिए, यहाँ समझाने के लिए किया गया है कि अगर अलग अलग प्रकार के चिन्ह वाला x का मान रखने पर y के अलग अलग प्रकार के चिन्हों वाले मान आए, तो इसका मतलब क्या है, हमारा फंक्शन जो है वो साइनम फंक्शन है, यानी चिन्ह फलन है। x के अलग चिन्ह पर y का मान अलग चिन्ह में प्राप्त होता है। ठीक है, यानी प्लस पर प्लस भी मिल सकता है, प्लस पर माइनस भी मिल सकता है, ऐसा हो सकता है। लेकिन क्या होता है, हर बार वैरी करता है, यानी कहीं नेगेटिव आता है, कहीं पर पॉजिटिव आता है, तो इसी को हम साइनम फंक्शन कहते हैं। अब आप देख रहे हैं कि x की वैल्यू जहां 0 है वहां y की भी 0 है। x की जब पॉजिटिव है, यानी x की वैल्यू 1 है, तो y की भी पॉजिटिव 1 है, और जब x की नेगेटिव में है तो y की भी नेगेटिव में है। तो यही है हमारा साइनम फंक्शन। आप जल्दी से इसे भी नोट डाउन कर लीजिए। अब हमारा लास्ट फंक्शन बचेगा। बच्चों, लास्ट टाइप का हमारा फंक्शन है महत्तम पूर्णांक फलन, यानी ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शंस। अब इसमें क्या होता है, f(x) की वैल्यू, ये आप बड़े ब्रैकेट में x देख रहे होंगे, इस बड़े ब्रैकेट में x लिखे होने का मतलब क्या है कि x की वैल्यू हमें ग्रेटेस्ट इंटीजर फॉर्म में लेनी है। अब इसका मतलब क्या है समझते हैं। x की मान की एक रेंज होगी, यानी कि x का मान आप जैसे देख रहे हैं -1 से छोटा या बराबर होगा और 0 से छोटा होगा, -1 से बड़ा या बराबर होगा और 0 से छोटा, यानी x के मान की एक रेंज दी होगी कि इतने से लेकर के इतने तक है।
अब उसमें जब आप x का वो मान रखेंगे तो fx का हम जो मान प्राप्त करेंगे यानी y का जो मान प्राप्त करेंगे वो क्या देखेंगे कि ग्रेटेस्ट वाला इंटीजर मिलेगा। यानी आप जैसे देख रहे हैं कि x का मान क्या है, -1 से बड़ा या बराबर हो सकता है और 0 से छोटा हो सकता है। तो इसका मतलब क्या है, -1 से बड़ा एक ही चीज हो सकती है 0, तो -1 से बड़ी हम 0 ले सकते हैं, लेकिन यहाँ ये भी बताया गया कि 0 से छोटी होनी चाहिए, तो 0 से छोटा और -1 से बड़ा बीच में कुछ भी नहीं आएगा। उसके बाद में -1 के बराबर भी हो सकता है, तो इसका मतलब क्या है कि x का मान -1 के ही बराबर है, -1 ही है, क्योंकि -1 के बराबर हो सकता है, इसका मतलब -1 हो सकता है, -1 से बड़ा हो सकता है, तो इंटीजर में यानी पूर्णांक में बड़ा क्या होगा, 0 ही होगा, और 0 से हमें छोटा लेना है, तो और कुछ बचा नहीं। यहाँ देखेंगे 0 से बड़ा या बराबर और 1 से छोटा, तो 0 से बड़ा में 1 ही होगा और 1 से छोटा लेना है, तो बीच में कुछ बचा ही नहीं, यानी 0 से बड़ा और 1 से छोटा कुछ होता ही नहीं, कोई भी पूर्णांक ऐसा है नहीं। 0.5 0.3 हो सकता है, लेकिन ये पूर्णांक नहीं है, तो हम इन्हें ले नहीं सकते। तो और यहाँ पर ये भी =2 भी लगा हुआ है, तो इसका मतलब क्या, हम 0 के बराबर भी ले सकते हैं, तो यहाँ मतलब 0 का x का मान क्या है, 0 है। इसी तरह इस जगह पर x का मान 1 है, क्योंकि 2 से छोटा लेना है, 1 से बड़ा लेना है, कोई पूर्णांक ऐसा होगा नहीं जो 2 से छोटा 1 से बड़ा हो, पर हम 1 के बराबर भी ले सकते हैं, क्योंकि आपने देखा कि ग्रेटर देन के नीचे एक इक्वल टू वाली लाइन भी लगी हुई है। इसी तरह यहाँ पर x का मान क्या होगा, 2 होगा, क्योंकि 3 से छोटा और 2 से बड़ा कोई पूर्णांक नहीं होगा, तो हम 2 के बराबर लेंगे। तो अब आप देख रहे हैं कि यहाँ पर टोटल सबसे बड़ा पूर्णांक क्या है, -1 0 में से हमने -1 को लिया है, तो -1 ही सबसे बड़ा पूर्णांक है, तो इसीलिए जो हमारा मॉड x है, सॉरी मॉड x नहीं कहेंगे इसे, बड़े ब्रैकेट में बंद करके x लिया, यानी जो हमारा fx है उसका मान -1 आया है, 0 पर 0 आया है, 1 पर 1 आया है और 2 पर 2 आया है। अब इसका मतलब क्या है, जैसे मान लीजिए x का मान हम एक रेंज में रखें कि x का मान 1 से लेकर 5 तक है और fx का मान क्या है, 5 आ जाए, यानी आप देख रहे हैं कि 1 2 3 4 5 में ग्रेटेस्ट इंटीजर कौन सा है, यानी सबसे बड़ा पूर्णांक कौन सा है, 5 है, और वही 5 हमें उत्तर में मिल जाए fx की जगह यानी y की जगह, तो क्या होता है, ऐसा ही फलन हमारा महत्तम पूर्णांक फलन कहलाता है। इस प्रकार के फलनों में क्या होता है, जब हम एक रेंज में x का मान रखेंगे तो उस रेंज में जो सबसे बड़ा वाला इंटीजर होगा वही हमें उत्तर में मिल जाएगा। अब जैसे अगली बार हम क्या करें, x का मान 3 से लेकर 7 तक रखें, x बराबर 3, x बराबर 4, x बराबर 5, x बराबर 6, x बराबर 7, तो हर बार हम क्या देखें कि जो हमारे y का मान मिल रहा है यानी fx का मान मिल रहा है वो क्या मिल रहा है, 7 मिल रहा है, यानी जो हमारे 3 से लेकर 7 तक जो सबसे बड़ा इंटीजर था वही उत्तर में मिल रहा है, तो इसी को हम क्या कहते हैं, महत्तम पूर्णांक फलन। अब इसका जो नक्शा होता है यानी जो इसकी मैपिंग होती है वो इस तरह से होती है। आप देख रहे हैं कि -1 से लेकर, ये जो लाइन खींची हुई इसका मतलब क्या है, -1 से लेकर 0 तक का हमने मान रखा तो y का मान -1 मिला, -2 से, क्योंकि ये देखिए -2 के सामने, -2 से लेकर -1 तक मान रखा तो मिला क्या, -1 मिला मान में। इसी तरह क्या होता है, एक रेंज में मान रखने पर जो उनमें सबसे रेंज में जो सबसे बड़ा पूर्णांक होता है वही आंसर में हमें मिलता रहता है। तो बच्चों आज की क्लास आपकी यहीं तक, उम्मीद करते हैं कि आपको अच्छे से सारे फलन समझ में आ गए होंगे। क्लास थोड़ी सी लंबी हो गई है, आप चाहें तो 2 पार्ट्स में भी देख सकते हैं इसे, लेकिन मैंने सोचा कि अगर सारे फंक्शंस पढ़ाने हैं तो ये एक ही दिन पढ़ाना अच्छा रहेगा, क्योंकि अगर मैं इन्हीं फंक्शंस में क्या करती, जैसे कि आपने 6 फलन पढ़े ने 3-3 करके पढ़ा देती, तो कई बार आप क्या होता है पीछे वाली क्लास को भूल जाते हैं, और मुझे पक्का पता है कि आप रिविजन करके आते नहीं होंगे, लेकिन इसीलिए क्या है, रिवीजन जरूरी है। आप क्लासेस की नोट्स को बनाया कीजिए और जब ये वाली क्लास लेने आया कीजिए तो उसे एक बार अच्छे से तैयार कर लिया कीजिए। यानी जैसे कि हम लगभग 8 बजे कोशिश करते हैं, सुबह 8 बजे आपको क्लास मिल जाती है, 8 से 8:15 के बीच में। वैसे तो मैं लगातार 8 बजे ही लगा रही हूँ, आज 8:15 बजे थी। तो आप क्या करें, सुबह 7:30 से लेकर आधे घंटे या 15 मिनट में अपने नोट्स को रिवाइज कर ले, तो इससे आपको जल्दी समझ में आ जाएगा। और तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियोस को लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो थैंक यू।